नमस्कार, आप सम्मिलित हो चुके हैं एबीआई एग्री क्लिनिक की प्रस्तुति चौपाल संध्या के इस अंक में। स्वागत है आप सभी किसान साथियों का। किसान साथियों, आज के एपिसोड में यदि आप इस वीडियो रिपोर्ट का थंबनेल देखकर या फिर टाइटल पढ़ने के बाद जब सम्मिलित हो ही गए हैं यानी क्लिक कर दिए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो रिपोर्ट को पूरा देख लीजिएगा और विचार कीजिएगा इस रिपोर्ट के बारे में। यदि आपको उचित लगे तो इसे समान विचारधारा वाले किसान साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शहर से दूर उस बस्ती को जहां हंस रही खुदाई है गांव कहते हैं। जी हाँ, जैसे ही हम शहर की सीमा पर बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हमें इसी खुदाई के दर्शन होते हैं। मेरा मतलब है लहलहाती खेती एवं खेत जो सम्यक जीवन को प्रभावित करने में सक्षम है। कृषि क्षेत्र का सीधा संबंध जीवन के लिए खाने एवं पहनने से है। हमारे देश में पुरातन काल से ही परंपरागत तरीके से खेती होती चली आ रही है। समय समय पर खेती के इन परंपरागत तरीकों में भी बदलाव आते रहे हैं। यदि परंपरागत खेती की बात की जाए तो आइए हम चलते हैं द्वापर युग में। किसान साथियों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के भैया हल को धारण करने वाले श्री बलराम जी ने कृषि क्रांति का अभिनव सूत्रपात किया था। उनकी कृषि क्रांति ऐसी रही जिसमें हल के नोक के सहारे किसानों ने अन्न के ऐसे पहाड़ खड़े कर दिए कि कोई भी अन्न के अभाव में भूखा न रह सके। और साथ ही साथ योगेश्वर श्री कृष्ण ने गौओं की बढ़ोतरी यानी गोवर्धन इतना अधिक कर दिया जिससे दूध की नदियां प्रवाहित होकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकी, जिसे कंस जैसा शासक कुचक्र भी नहीं रोक पाया। अर्थात देश की जनता जो पूर्णतया कृषि और गौ पालन पर ही आश्रित थी, उन सभी निर्बल जनों के बल बन गए श्री बलराम जी। स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने देवराज इंद्र के कोप के समय मैया जसोदा से कहा था कि हे मैया, जिस गोवर्धन के हरितिमा के साये में हमारी गौएं चरा करती हैं, उसी गोवर्धन से निकलने वाले झरनों के शीतल जल पी पी कर हमारे सबके लिए अमृत तुल्य दूध देती हैं। हमारे किसान जो हल को धारण करके कठोर धरती की मिट्टी को कूट कर मुलायम करते हुए हमारे सबके लिए अन्न पैदा कर देते हैं। मैया, वास्तव में ये सारी प्रकृति और मनुष्य ही उस अगोचर ब्रह्म के स्वरूप है, अर्थात हमें इनकी ही पूजा करनी चाहिए। संभवतः मैया ने उनकी बातों को सिरोधार्य किया था। द्वापर युग से चलती आ रही यह परंपरा, जिसका दृष्टांत हमें हमारे वेदों में भी मिलता है। जो देश कृषि और उद्योग में सामंजस्य रखते हुए विकास का द्वार खोलते हैं, उन्हें हम विकासशील देश कहते हैं। हमारा देश भी एक विकासशील देश है। सभ्यताओं के उदय के परिणाम स्वरूप ही कृषि विकसित होती है। ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता सदा से ही कृषि प्रधान रही है। ऋग्वेद और अथर्ववेद की ऋचाओं में कृषि उपकरणों जैसे हल का वर्णन मिलता है। इन ऋचाओं में उस समय गेहूं और जौ के अलावा धान, दाल, तिल जैसी प्रमुख फसलों का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में बताई गई ऋचाओं से स्पष्ट है कि उस समय यानी वैदिक काल में भी किसान खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद का भी प्रयोग करते थे। अथर्ववेद के ही व्यूह एवं स्रोत सूत्र में वर्षा आधारित खेती एवं खेती को चूहों तथा पक्षियों से बचाने का वर्णन मिलता है। कृषि विकास की इस यात्रा में बाद वैदिकोत्तर काल में दाल सब्जी के साथ साथ फलों की खेती भी विकसित हो चुकी थी। इसके बाद 332 से 182 ईसा पूर्व मौर्य शासन काल आते आते ऐतिहासिक दृष्टि से कृषि अभ्युदय के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है। इस समय तक खेती को समुन्नत बनाने के लिए बांधों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया था एवं घोड़ों से चलने वाली गाड़ी जो पारंपरिक बैलगाड़ी के जगह पर काम में ली जाती थी, उसका आविष्कार हो चुका था। 1200 ईसा पश्चात हमारे देश में कृषि के समुन्नत युग के रूप में जाना जाता है। इस समय तक हमारे देश में चावल, गन्ना, बाजरा, काली मिर्च, नारियल, फलियां, कपास, इमली, चंदन, सुपारी, केला जैसी फसलों को व्यवस्थित रूप से बोया जाना, काटना, उन्हें संग्रहित करने की समुचित व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। परंपरागत तरीके से होती चली आ रही खेती और समय समय पर परंपरागत तरीकों में भी होते आ रहे बदलाव
इसी क्रम में जब अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में काबिज हुई तो उन्होंने अपने फायदे के लिए कृषि क्षेत्र में बदलाव करते हुए नकदी फसलों को उगाने की सिफारिश की, जिससे अन्न उत्पादन निरंतर कम होता गया और हमारे देश के किसानों के बुरे दिन आ गए। अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के चलते हमारे देश में लगातार अकाल की स्थितियां ही बनी रहती थीं। आज़ादी के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरित किया, उस वक्त हमारे देश में एक बड़ी आबादी को पेट भरने के लिए आवश्यक अन्न की कमी महसूस हुई और हम पूर्णतया अन्न आयात पर निर्भर हो गए थे। अमेरिका से गेहूं आयात करके ही हम हमारे देश के एक बड़े आबादी का पेट भर पाते थे। भारत पाक युद्ध के दरमियान पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए अमेरिका ने हमारे देश को कहा था कि यदि भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध बंद नहीं करेगा तो वह भारत को गेहूं की सप्लाई नहीं दे पाएगा। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसी विषम परिस्थितियों में देशवासियों से अपील की थी कि वो सप्ताह में एक वक्त खाना बंद कर दें। हमारे देश के स्वाभिमानी नागरिकों ने शास्त्री जी के इस अपील को सिर आंखों से लिया। फिर भी खाद्यान्न के मामले में देश में आपात स्थिति ही बनी रही। किसान साथियों, ब्रिटिश शासनकाल भारतीय कृषि के लिए बेहद कष्टकारी समय था। उनके समय में सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था, खेती योग्य भूमि का सही तरीके से देखभाल नहीं होना, किसानों पर अत्याचार होने लगे। इस समय कह सकते हैं कि भारतीय कृषि की कमर टूट चुकी थी। भारतीय कृषि के लिए यह अवसाद काल था। स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को जीवन निर्वाह की जगह पर एक व्यापारिक लाभप्रद बना दिया। हरित क्रांति के साथ साथ दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति तिल के तेल के लिए जो 1986 से 1990 के बीच में प्रारंभ की गई, नीली क्रांति 1973 से 2000 के बीच में, जैसे कार्यक्रमों के जरिए कृषि के हर क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया गया है। आज भारत को विश्व के 15 सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में गिना जाता है। हमारा देश आज आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी भौतिकी के साथ साथ जैविक विज्ञान पर निर्भर है। शास्त्री जी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश का बागडोर संभाला। उनके कार्यकाल में भी अमेरिका के द्वारा खाने की गेहूं को लेकर देश के ऊपर समयांतराल में दबाव बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाती रही। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत अधिक पैदावार देने वाले बीजों की प्रजातियां विकसित की गई तथा साथ में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल प्रारंभ किया गया। परिणाम स्वरूप जो परिणाम मिला उसके सुखद अनुभूति से हम सभी परिचित हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो हम खाद्यान्न आयातक की स्थिति से खाद्यान्न निर्यातक बन गए।